Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform House Academy. Let's begin with today's daily news review. सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग आईएमएफ बेलआउट्स। बेसिकली आईएमएफ बेलआउट्स क्या है, कब जरूरत लगती है आईएमएफ बेलआउट की, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। जब भी कोई कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ जाए या फिर स्पेसिफिकली करेंसी क्राइसिस जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, तब आईएमएफ से बेल आउट की जरूरत पड़ती है, आईएमएफ से मदद की जरूरत पड़ती है। इंडिया को भी आईएमएफ से मदद की जरूरत लगी थी 1991 में, जब आईएमएफ ने हमारी मदद की थी। ठीक है, और अभी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी दो कंट्रीज हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने की वजह से और करेंसी क्राइसिस होने की वजह से दोनों ने ही आईएमएफ से मदद मांगी है। करेंसी क्राइसिस क्या होती है और क्यों होती है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब इंस्टेबिलिटी की हम बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली जब करेंसी क्राइसिस वाला मामला आ जाता है तब आईएमएफ से मदद मांगी जाती है। करेंसी क्राइसिस कैसे होती है? जब मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीजेस। और ये मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीज कब होता है? जब कंट्रीज की सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के प्लेटफॉर्म पर फेल हो जाए और मनी सप्लाई को कंट्रोल ना कर पाए। When the country's central bank fail to control the money supply in the market, जनरली होता क्यों है? सेंट्रल बैंक तो चाहती है कि मनी सप्लाई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के माध्यम से कंट्रोल की जा सके, लेकिन जब गवर्नमेंट अपनी पॉपुलिस्ट पॉलिसी को, पॉपुलिस्ट पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जैसे कि लोन वेवर, ठीक है, एलपीजी की सब्सिडी दे देना, तो इनसे आर्थिक रूप में जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता, सिर्फ पैसा बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ठीक है, और ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी बेसिकली इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट करवाती है, पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं। तो जो सत्तारूढ़ी दल है अगर वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी निकालता है, देता है, जनता को पैसा देना चाहता है, ठीक है, जैसे कि अभी जो लाडली बहना योजना आई, दैट इज अ काइंड ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिसी, जिससे कि जनता को एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा जनता को। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेफिसिट्स भी बढ़ेंगे, और डेफिसिट बढ़ेंगे तो डेफिसिट फाइनेंस करने का एक तरीका है कि हम बाहर से कहीं से लोन लें। डेफिसिट फाइनेंस करने का एक तरीका है कि हम रेवेन्यू बढ़ा दें, ठीक है, कहीं से हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो बेच करके हम पैसा उठा करके लाएं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए हम मोनेटाइजेशन करना चालू कर दें, मोनेटाइजेशन मतलब सेंट्रल बैंक को बोले पैसा छाप दो, ठीक है, इंक्रीज द मनी सप्लाई, पैसा छाप करके मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो डोमेस्टिक मार्केट हो गया कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसका इंटरनेशनल मार्केट पे भी तो असर पड़ेगा, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड लिव इन एन आइसोलेटेड एनवायरमेंट। एवरी कंट्री इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं श्रीलंका और पाकिस्तान, तो ये खुद का तेल पैदा तो नहीं करते, तेल बाहर से मंगाना है, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज, चीनी बाहर से मंगानी है, बहुत सारी चीजें बाहर से मंगानी है इनको। ठीक है, तो जब चीजें इनको बाहर से मंगानी है तो दे ऑल्सो नीड इंटरनेशनल करेंसी। जनरली इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस इन यूएस डॉलर जनरली। ठीक है, तो इनको यूएस डॉलर की जरूरत लगेगी। अब अगर इन्फ्लेशन कंट्री में ज्यादा है, इफ इन्फ्लेशन इज मोर, देन क्या चीज होगी? इन्फ्लेशन की वजह से उनकी घरेलू करेंसी की जो वैल्यू है, होम करेंसी वैल्यू, वो डिट्यूरेट होगी इन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल मार्केट करेंसीज। जैसे कि यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन अगर कम है तो 50 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। लेकिन अगर प्राइस राइज बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन और बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि 100 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर, और बढ़ जाए तो 200 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर।
अब इसका मतलब है जब इन कंट्रीज को कुछ इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करना होगा तो इनको इनकी होम करेंसी का 200 यूनिट देना पड़ेगा, तब जाके इंटरनेशनल मार्केट की जो करेंसी है उसमें $1 इनको मिलेगा। और $1 की कीमत के हिसाब से जो परचेज होना है वो तो उतना ही आना है पैसा। तो मतलब मान लीजिए $1 में कुछ एक्स क्वांटिटी ये इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो पहले उसके लिए 50 यूनिट ऑफ होम करेंसी लग रही थी, लेकिन अब 200 यूनिट ऑफ होम करेंसी लगेगी और इनके पास पहले ही पैसा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो कैसे लेकर के आए, ठीक है, कैसे इंपोर्ट लेकर के आए, तो ये सब चीजें बड़ी समस्याग्रस्त स्थिति हो जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी के रेट जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो काफी ज्यादा होम करेंसी के डिट्योरेट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक इंपैक्ट है मनी सप्लाई बढ़ने का, और वही कहलाता है करेंसी क्राइसिस, वही पूरा समझा के रखा है, ठीक है। ये जो 2 कंट्रीज लिखी हैं, इन 2 कंट्रीज में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, श्रीलंका और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉपुलिस्ट पॉलिसी निकाली उस वजह से, और गवर्नमेंट की जो कंट्रीज की सेंट्रल बैंक है उन्होंने मनी सप्लाई पर कंट्रोल नहीं बनाए रखा, इस वजह से इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा डिट्यूरेट हो गई इन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल करेंसीज। इसीलिए इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। आईएमएफ कैसे मदद करता है? आईएमएफ कंट्रीज को पैसा देता है, लेंड करता है, ठीक है, लेंड करता है मतलब लोन देता है, उधार देता है, ठीक है। और उधार कौन से फॉर्म में देता है? एसडीआर के फॉर्म में। एसडीआर इज द रिप्रेजेंट द बास्केट करेंसी। एसडीआर को हम आईएमएफ की करेंसी बोलते हैं। उसके अंदर यूएस डॉलर होता है, यूरो होता है, चाइनीज युआन होता है, जापानीज येन होता है और ब्रिटिश पाउंड होता है, ठीक है। और ये कंट्रीज, ये करेंसीज जो है वो आईएमएफ उनको लेंड करता है कि आप इतना पैसा ले लीजिए इस फॉर्म में और हमको बाद में लौटाइएगा, ठीक है। लौटाया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लौटाया जाता, ठीक है। तो इनको ये पैसा दे दिया जाएगा और अलग अलग तरीके से दे दिया जा सकता है, जैसे एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी करके एक प्रोग्राम है, एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन करके एक प्रोग्राम है, एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है कि एक एग्रीमेंट करके हम आपको पैसा दे देंगे। तो ऐसे तरीके से पैसा दिया जाता है और ये लोन शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ऐसा डेवलपमेंटल लोन नहीं है कि बहुत लंबे पीरियड के लिए लोन दे दिया जो वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। आईएमएफ बनाए इसीलिए गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से 2 इंस्टीट्यूशन निकल करके आया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का टारगेट था टू प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दोज एरियाज जो कॉलोनियल और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। जबकि आईएमएफ का काम था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, इसके बाद जो कंट्रीज जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है, तो उनको हेल्प करना ताकि वो अपनी करेंसी क्राइसिस से उभर करके आ पाए। इंडिया ने भी 1991 में सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन फेस की, ठीक है। जब इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व में पैसा कम बचा था, हमारे पास सिर्फ इतना ही डॉलर था कि हम सिर्फ 8 दिन का तेल खरीद पाए, क्रूड ऑयल खरीद पाए, तो बहुत कम पैसा हमारे पास था उस समय पर। उस समय पर भी आईएमएफ ने हमारी इसी तरह से मदद की। पर अब ये नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है यहां पर कि आर एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू आईएमएफ बेल आउट? बिल्कुल, आपको पैसा दे रहा है तो आईएमएफ कुछ ना कुछ कंडीशंस रखता है, ठीक है, कंडीशंस रिलेटेड टू रिफॉर्म्स, ठीक है। आईएमएफ जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ कंडीशंस के तौर पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देता है कि अगर आप वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे अनुसार करेंगे तो ही आपको आईएमएफ ये क्रेडिट फैसिलिटी देगा, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ताकि जो इस कंट्री को दिए जा रहा है लोन, उसके वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस जाहिर कर सकें, अपने हिसाब से उन कंट्रीज की इकोनॉमी चला सकें। और कुछ लोगों का मानना है कि आईएमएफ इसलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करवाता है ताकि आईएमएफ जिस हेतु लेंडिंग करा रहा है, जिस उद्देश्य के साथ लेंडिंग दे रहा है, लोन दे रहा है, वो उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी, वो उद्देश्य पूरा तभी हो पाएगा जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा तो फिर इन फ्यूचर हो सकता है उनको आईएमएफ की मदद ना लेनी पड़े। जैसे इंडिया को 1991 के बाद रिफॉर्म्स के बाद में ऐसी इतनी खास, इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो ये पूरा आर्टिकल है आईएमएफ बेल आउट क्या है, किस तरीके से होता है। 3 तरीके हैं, एक्सटेंडेड क्रेडिट सर्विस के माध्यम से दे सकता है, ठीक है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और स्टैंड बाय एग्रीमेंट के फॉर्म में दे सकता है आईएमएफ पैसा, ठीक है। आईएमएफ एसडीआर के फॉर्म में पैसा देता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, और उसके फॉर्म में आप पैसा निकाल सकते हैं। 5 करेंसीज हैं एसडीआर की बास्केट करेंसी में, ठीक है। तो ये सब चीजें, चलिए
नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये था आईएमएफ रिलेटेड बेल आउट से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन इट रिड्यूस पैकेजिंग वेस्ट। देखिए, देयर आर एन इंटरनेशनल मार्केट, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके एंड ब्रिटेन में एक कॉलेज ने एक जॉइंटली मिलकर के एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट के कुछ सालों में जो ये ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट हुआ है, ई कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण पैकेजिंग वेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। और पैकेजिंग में ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, खासकर फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग की अगर हम बात कर लें, या फिर कुछ दवाइयों की पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, हेल्थ इंडस्ट्री की जो पैकेजिंग है, इनकर इनकी बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा प्लास्टिक्स का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी प्लास्टिक्स बहुत सारी जगह, पैकेजिंग के अलावा भी बहुत सारी जगह लगते हैं। ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म यूज के लिए लगते हैं, मतलब सिर्फ एक बार प्रोडक्ट को पैक किया या फिर किसी और चीज को स्टोर करने के लिए किया, उसके बाद फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये पैकेजिंग वाले इंडस्ट्री है, यहाँ का जो प्लास्टिक है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ उतनी है जब तक कि उसके अंदर रखा हुआ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर नहीं हो रहा। अगर आप सोचिए कि हमारी जो दवाई की बॉटल है, एक बार दवाई एक्सपायर हो गई तो बॉटल का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। बॉटल खत्म भी कर हो जाए तो कोई हमको समस्या नहीं होगी, क्योंकि दवाई उसके अंदर जो रखी हुई एक्सपायर हो गई। फूड प्रोडक्ट अगर हमने कुछ लिया है, अगर उसको किसी प्लास्टिक कंटेनर में पैक करके कंपनी ने दिया है, एक बार वो फूड प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए तो क्या वो आगे का प्लास्टिक कंटेनर हमारे कोई काम का है ना? अन्यथा कि हमारी घर के, आजकल हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है ना, हर चीज से हम कुछ ना कुछ यूज कर लेते हैं, तो वो अन्यथा कि हमारी मम्मी जो है उसमें कुछ मसाला भर के ना रख दे, बाकी वो प्लास्टिक कंटेनर हमारे कोई यूज का नहीं है। ठीक है, और अगर जो यूज का नहीं है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड कर देंगे तो जैसे तैसे, क्योंकि वो डिग्रेड तो होता नहीं है। ठीक है, हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, दैट इज नॉट डिग्रेडेबल, या तो रिसाइकल हो जाए। ठीक है, अगर रिसाइकल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा है नहीं कि रिसाइकल होता है। ठीक है, तो रिसाइकल भी नहीं हो रहा है तो उसको क्या करते हैं? तो लैंड फिलिंग्स में फिल कर देंगे या फिर ओशंस में तैरने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो मरीन लाइफ को नुकसान करेगा, कुल मिलाकर पॉल्यूशन पैदा करेगा। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, जब भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना है इस टेक्नोलॉजी की मदद से, तो प्लास्टिक ऐसा तरीके से मैन्युफैक्चर होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे विल प्री प्रोग्राम इट। प्री प्रोग्राम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको प्री प्रोग्राम कर दिया जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कन्वेंशनल प्लास्टिक के जैसा काम करेगा। बेसिकली इट इज अ बायोप्लास्टिक, बट इट विल एक्ट एज ए कन्वेंशनल प्लास्टिक। जैसा प्लास्टिक हमको मिलता है वैसा ही प्लास्टिक आपको देखने में, लुक एंड फील में, हर चीज में, ठीक है, पर्पस में, ठीक है, उसके एप्लीकेशन में सेम प्लास्टिक जैसा हम यूज करते हैं वैसा की वैसा प्लास्टिक बन करके आ जाएगा। बट डिफरेंस क्या है कि जब मैन्युफैक्चर किया तो उसमें टाइम लिमिट मिला दी गई। ठीक है, मतलब कि इतने टाइम तक चलेगा। जब एक बार उसका टाइम खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, उसके बाद वो प्लास्टिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बायो वैक्स में। ठीक है, अपने आप डीकंपोज हो जाएगा बायो वैक्स में। और ये बायो वैक्स जो है दैट कैन बी कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे इन वाटर, CO2 एंड बायोमास। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है, मींस इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल प्लास्टिक। एक ऐसा बायोप्लास्टिक है जो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, और वो टाइम पीरियड भी हम जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तब तय कर सकते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। हमको कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट बनाया, उसकी एक्सपायरी डेट मान लीजिए मई 2023 है। ठीक है, मैंने मई 2023 की जगह पे एक महीना एडवांस और ले लिया कि हाँ एक महीना और स्टोर कर लो, तो जून 2023 को मेरा वो प्लास्टिक का कंटेनर जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा, अपने आप वो बायोवैक्स में परिवर्तित हो जाएगा। और वो बायोवैक्स बाद में जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से CO2, वाटर और बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। तो कोई पोल्यूशन हुआ? कोई पोल्यूशन नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समवॉट इक्वल्स टू कन्वेंशनल प्लास्टिक का जो रेट है उतना ही, थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा ज्यादा देना मतलब कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमको आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आफ्टरवर्ड जितना हम उसको एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, डिस्कार्ड करते हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक, और पोल्यूशन होता है, उससे बचाने के लिए हम इतने सारे कदम लेते हैं, कलेक्शन करना, उसको लैंड फिलिंग करना, उसको फिर सेग्रीगेट करना, इतनी सब चीजों से हम बच जाएंगे।
तो बच जाएंगे, तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा भी लग रहा है तो हमको कोई इसमें समस्या नहीं, बट पॉल्यूशन से बचाने के लिए काफी ज्यादा कारगर तरीका है। ठीक है, हमको क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि लास्ट कुछ सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री आने के बाद पैकेजिंग का वेस्ट और बहुत सारा ऐसा वेस्ट जो है वो डबल हो गया लगभग। ठीक है, 3.5 बिलियन केजीज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज एनुअली जनरेटेड बाय इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, ये लास्ट ईयर तक का है, अभी और डबल हो गया और बढ़ गया होगा मतलब। ठीक है, और खासकर इसमें ज्यादातर जो है दैट इज फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग। ठीक है, जो पैकेजिंग है उसकी वजह से 10 मिलियन केजीज तो अकेला अमेजोन का प्लास्टिक है जो फ्रेश वाटर मरीन इकोसिस्टम में तैरता हुआ पाया गया। ठीक है, क्या ये टेक्नोलॉजी कहां कहां पर यूज हो सकती है? फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहां पर इस्तेमाल की जा सकती है। कहीं पर ऑलरेडी यूज हो रही है क्या? तो कुछ वेल नोन इंडियन फर्म्स जो हैं फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर एंड फार्मा के इंडस्ट्री में भी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन, फेशियल पैड्स, डाइपर्स, इन जैसे प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी जगह पर तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमने खत्म कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट कर दिया। अमेजोन ने भी कर दिया, फ्लिपकार्ट ने भी कर दिया, जो बड़े जाइंट्स हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के। तो प्लास्टिक पैकेजिंग जो है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो पहले यूज होता था वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी सप्लाई चेन में खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है प्लास्टिक पैकेजिंग से और प्लास्टिक वेस्ट से बचने के लिए? तो जो हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बचा जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, जहां पर प्लास्टिक ऐसा हो जिसको रीयूज किया जा सकता है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसको रीयूज या रिसाइकल ज्यादातर करें हम। ठीक है, तो इस तरीके से प्लास्टिक का वेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो 3R जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको काम करें। ठीक है, और सबसे मेन चीज है कि अगर हम ये 3 चीजों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर उसको डिस्कार्ड करने का स्पेशल तरीका होना चाहिए। जैसे हमने एक लेक्चर में देखा था, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी में उसको कन्वर्ट करें। ठीक है, कंबशन करके जो हीट एनर्जी उस कंबशन प्रोडक्ट से रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। ठीक है, उससे भी किया जा सकता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से भी हम उस वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहां पर बात कर रहे हैं कि कैसे उसको रिड्यूस ही कर दें, प्लास्टिक वेस्ट बने ही ना। तो इस तरह के जो नई टेक्नोलॉजी है इनका इस्तेमाल किया जाए तो फिर प्लास्टिक का वेस्ट जो जनरेट हो रहा था वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज गुड टेक्नोलॉजी, हमारे लिए काम की है। ठीक है, मीन्स में हमको देना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक की जगह पर हम जूट बैग्स, ठीक है, जो हम फूड इंडस्ट्री में आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम इस्तेमाल करते थे प्लास्टिक के कप्स, प्लास्टिक के आइटम्स जिससे हम पैकेजिंग करते थे। अब हम कर सकते हैं एडिबल, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पर एडिबल स्ट्रॉ मिलती है, एडिबल कप्स मिलते हैं। स्ट्रॉ अकेली ही बहुत बड़ा पोल्यूशन का रीजन था। ठीक है, एडिबल स्ट्रॉ आने की वजह से वो भी काफी ज्यादा कम हुआ है। खैर सब जगह इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ। स्ट्रॉ दिखती इतनी सी है लेकिन सिंगल यूज होती है, बाद में फेंक देते हैं। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉ बहुत सारी प्रोड्यूस होकर के न जाने कितने मिलियन टन्स, ठीक है, सालाना सिर्फ स्ट्रॉ का वेस्ट होता था। ठीक है, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो और ज्यादा। तो ऐसी चीजों को एडिबल तरीके से बनाना वेस्ट को, तो ये सब चीजें कर करके हम प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर कहीं जरूरत है ही तो वहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोप्लास्टिक जैसे, है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिबल प्लास्टिक्स जैसे कंपोनेंट्स बना करके हम उसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलिए यही था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मनरेगा। ठीक है, मनरेगा वेजेस को लगभग 10% तक हाइक किया गया, अप टू 10%। ठीक है, सबसे ज्यादा मनरेगा वेजेस जो हैं दैट इज इन हरियाणा विद हाईएस्ट डेली वेज ऑफ 357 रुपीज। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में सबसे कम, दैट इज 221। ठीक है, तो ये आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनरेगा वेज रेट्स। ठीक है, मनरेगा वेज रेट्स में सबसे बड़ी समस्या है कि वो पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं कि हर स्टेट की अपनी अलग रेट लिस्ट है, हर वेज लिस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी हरियाणा की है 357, सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है, दैट इज 221। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद मेगा टेक्सटाइल पार्क, विल मेगा टेक्सटाइल पार्क हेल्प बूस्ट द सेक्टर? मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने अभी बात की थी पीएम मित्र स्कीम की, जिसके अंतर्गत ये बजट 2021-22 में स्कीम लॉन्च हुई थी और अभी रिसेंटली 7 मित्र पार्क, ठीक है,
7 मित्र पार्क जो है उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एक एमपी में भी है, धार में बनाया जाएगा। ठीक है, ये कंबाइंड स्कीम है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 51% ऑफ ओनरशिप विल बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 49% ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, ये स्टेट का है, ये सेंट्रल का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी हाल ही में, ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, और ये हैं सीएम ऑफ तमिलनाडु स्टालिन साहब, इन दोनों ने एक एमओयू एक्सचेंज किया फॉर मेकिंग अ मेगा टेक्सटाइल पार्क इन तमिलनाडु। ठीक है, तो उसी के बाद में ये चर्चा हो रही है कि क्या ये हो सकता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये 7 स्टेट्स को सिलेक्ट किया है पीएम मित्र स्कीम के अंतर्गत, जहां पर मेगा टेक्सटाइल पार्क है ना, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, ठीक है, रीजन एंड अपैरल पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत पहले तो स्कीम समझ लीजिए, 4,445 करोड़ 5 साल के आउटले के साथ में दिए जाएंगे। 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड 49 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ईच पार्क विल बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, हर पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए 2 ट्रांचेस में देंगी। किस चीज के लिए? कोर फैसिलिटीज जनरेट करने के लिए। ठीक है, और 300 करोड़ रुपए इंसेंटिव सपोर्ट देगी पर पार्क टू बी प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। जो पार्क्स बनाए जाएंगे वो प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाए जाएंगे कि सीधा आपको आना है, अपनी इंडस्ट्री चालू करनी है, सेटअप करना है, बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें जो है वो कौन देगा? गवर्नमेंट इन पार्क में ऑलरेडी अवेलेबल कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी और सब चीजें। ठीक है, फायदा क्या होगा? सारी चीजें एक जगह मिलेगी। अभी क्या है, हमारा मार्केट थोड़ा सा बिखरा हुआ है। देखिए, कपड़ा कहीं और बनता है, कपड़े से फैशनेबल प्रोडक्ट कहीं और बनता है। अब ये पार्क होने की वजह से कपड़ा भी उसी पार्क के अंदर कहीं बन रहा होगा। ठीक है, उस कपड़े से कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट कुछ भी बनाना है तो वो भी वहीं बन रहा होगा, एक ही जगह पर। ठीक है, वो कपड़ा बनाने का प्रोसेसिंग भी वहीं होगा, तो सारी चीजें एक जगह पर होने की वजह से काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वही जरूरत है, क्योंकि हमारा, और ये जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में 40 बिलियन का मार्क जो है, 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्क हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, हम वहीं स्टैग्नेट हो गए। ठीक है, तो इस स्कीम का एम है कि लगभग हम $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स में और $250 बिलियन डोमेस्टिक बिजनेस में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपांड करें। इतना एक्सपांड कर दें कि $100 बिलियन का एक्सपोर्ट बने उससे, और $250 बिलियन का डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलप हो। इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत टारगेट रखा गया है। ठीक है, अब इससे एमएसएमई सेक्टर को नुकसान होगा, हाँ थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि एफडीआई पूरा अलाउ किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, छोटे प्लेयर्स को हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो, लेकिन फिर भी छोटे प्लेयर भी ये जानते हैं कि हम स्टैंड अलोन और छोटे छोटे यूनिट्स की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रहे। खासकर वो छोटे प्लेयर्स जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, एमएसएमई के वो प्लेयर्स जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, वो जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण लोग जो है, इंटरनेशनल मार्केट के प्लेयर्स जो है, दे आर शिफ्टिंग फॉर प्रोक्योरमेंट टू चाइनीज मार्केट। और इंडिया में वापस उनको खींच के लाना है तो हमको उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देने पड़ेंगे, और ये स्कीम जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देने के लिए ही बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये उसका टारगेट है। ठीक है, तो डेफिनेटली द स्कीम विल हेल्प। ठीक है, बस ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक तरीके से पार्क्स बन जाए। ठीक है, उसके बाद ये स्कीम निश्चित ही कॉस्ट कटिंग में और टेक्सटाइल सेक्टर में काफी ज्यादा काम करेगी। पास्ट में भी ऐसी स्कीम्स आ चुकी हैं। 2002 में अपैरल पार्क स्कीम अनाउंस की गई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्कीम 2005 में लॉन्च की गई थी। लेकिन पीएम मित्र के साथ में एक स्पेशल, या फिर एक बोले तो स्पेशलाइज्ड डिस्टिंक्ट इनिशिएटिव है, यूनिक इनिशिएटिव है, कि ये प्लग एंड प्ले केस में है और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एम्फसाइज करती है। ठीक है, एक तो प्लग एंड प्ले मॉडल है, कुछ भी कोई आपको नहीं करना, इंडस्ट्री लाओ, चालू करो, बस कोई काम नहीं, बाकी सारे काम, बैकएंड के काम गवर्नमेंट करके देगी पार्क के अंदर। ठीक है, प्लस ये लार्ज स्केल के लिए है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इनके लिए ज्यादातर एम्फेसिस कम है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ताकि प्राइस की कटिंग हो सके। एमएसएमई के प्लेयर्स एम्प्लॉयमेंट तो अच्छी देते हैं, कोई डाउट नहीं, और बहुत बढ़िया योगदान कंट्री के इकोनॉमी में करते हैं, कंट्री के अर्थव्यवस्था में करते हैं। बट प्राइस पॉइंट पे अगर देखें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्राइस पॉइंट काफी कम पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस काफी कम पड़ती है।
वो क्यों? क्योंकि वो बल्क में मटेरियल खरीदते हैं, बल्क में बनाते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट उनका कम पड़ता है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में दे आर मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो इसलिए इसका भी इंफेसिस यही है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर ये काम करेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का इंफेसिस रहेगा इन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, मेजरली इट इज फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेडनेस और डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट को, अपैरल इंपोर्ट को कम करने के लिए ही ये पूरा तामझाम किया जा रहा है, जिससे कि हमारा कॉस्ट कटिंग हो, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हम दे पाए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। Why did India reject J&J patent on TB drug? जॉनसन एंड जॉनसन का टीबी ड्रग इन्होंने एक बनाया था जिसका नाम है बेडाक्विलीन। हमने पास में भी ये डिस्कस किया है, बेडाक्विलीन। देखिए टीबी क्या है? बैक्टीरियल बेस्ड डिसीज है। ठीक है, अब ये टीबी की वजह से लंग्स में तो हार्म होता ही होता है, लेकिन अगर जब ये थोड़ी ज्यादा सीवियर हो जाती है तो दूसरे ऑर्गन्स को भी हार्म करती है। टीबी के अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, एक तो होता है सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस, फिर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और उसके बाद होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, XDR। ठीक है, HDR और SDR वाली कैटेगरी में सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो SDR के साथ काम कर जाते हैं, लेकिन जब हम MDR की कैटेगरी में आते हैं तो बेडाक्विलीन एक अच्छा इंसेंटिव है, जो अच्छा ड्रग है। ठीक है, इंजेक्टेबल की जगह अब ओरल पिल्स भी इसके आते हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है उन टीबी पेशेंट्स को जो इन 2 स्टेजेस में है। ठीक है, और इसका पेटेंट किसके पास था? जॉनसन एंड जॉनसन के पास। जॉनसन एंड जॉनसन ने पेटेंट को रिन्यू करने की बात की। ठीक है, कि कुछ थोड़ा सा कंपोनेंट उन्होंने ट्विक किया, ड्रग को ट्विक करके, थोड़ा सा चेंज करके, इंप्रोवाइज करके बोला कि हमारा पेटेंट फिर से रिन्यू कर दो। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इन द पेटेंट मार्केट इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, कि आप छोटा छोटा ट्विकिंग करते जाओ ड्रग में और बार बार अपना पेटेंट को एक्सटेंड करते जाओ टू रीप आउट द मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम इट। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है, पेटेंट्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किया हुआ है लास्ट कुछ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो अब ये जरूरी क्यों था कि इनको पेटेंट रिजेक्ट कर दिया गया, और क्या ये अच्छी चीज है? हाँ, बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि इससे 80% रेट कम हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ड्रग के, और XDR MDR जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगी। एक तो इंजेक्टेबल नहीं है, ओरल पिल्स हैं, तो और ज्यादा अच्छा इसका फीडबैक रहेगा और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी रहेगी। साथ ही साथ इसलिए रिजेक्ट किया गया कि इनका कहना है कि अगर आप छोटा सा ट्विकिंग करो, ठीक है, तो इट इज एन ऑब्वियस इन्वेंशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग से कुछ कर दिया, इट इज ऑब्वियस कि आप एक चीज बना चुके हो तो उसका थोड़ा सा कोई डेरिवेटिव जो है ऑब्वियस है क्या वो बना लोगे, तो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेंशन। इफ यू हैव मेड अ सॉल्ट, देन द डेरिवेटिव ऑफ द सॉल्ट इज ऑब्वियस टू बी मेड। ठीक है, इफ डेरिवेटिव ऑफ द सॉल्ट इज ऑब्वियस टू बी मेड, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेंशन। और इन्वेंशन अगर कंसिडर नहीं कर रहे तो उसको फिर पेटेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, इट इज नॉट पेटेंटेबल। ठीक है, यही कोट करके इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया पेटेंट की एप्लीकेशन को, और इनका पेटेंट एक्सटेंड नहीं हुआ, जिससे कि टीबी के इलाज के लिए काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जेनरिक मेडिसिन इस पर्टिकुलर ड्रग की बन पाएगी, जेनरिक पीरियड मेडिसिन इस ड्रग के बना पाएंगे, और जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है, इसलिए मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके एक्सेसिबल होगी, जो पेशेंट है वो एक्सेस कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे ऐसी मेडिसिन। ये इसका मेन फायदा होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। चलिए, 4 महिलाएं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, कहां पर रोशन किया? वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और वो 4 कौन है? लवलीना निखत, नीतू एंड स्वीटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो इनका नाम आप ध्यान रखें, प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है। चारों ही लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया। ठीक है, और इनके जज्बे को देश को सलाम करना चाहिए कि गर्ल्स होने के बाद भी वर्ल्ड बॉक्सिंग जैसे मंच पर इन्होंने मेडल्स, गोल्ड मेडल हासिल करके देश का नाम रोशन किया। चलिए, तो इसी के साथ करंट अफेयर्स की आज की सीरीज में इतना ही था। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे करंट अफेयर्स की कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।